विद्यार्थियों नमस्कार। हम आज हिंदी गद्य की एक नई विधा संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण शब्द बना है समधन स्मरण। सम का अर्थ होता है सम्यक, अच्छी तरह, भली भांति, ठीक प्रकार से, और स्मरण का अर्थ होता है याद। संस्मरण वह विधा है जो स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, याददाश्त के आधार पर लिखी जाती है। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, सामान्यतः व्यक्ति ही होता है, स्थान कम होता है, कभी कभी किसी अन्य प्राणी, पालतू पशु वगैरह आदि को लेकर भी संस्मरण लिखा जा सकता है। हिंदी में संस्मरणों की एक अच्छी खासी परंपरा है। महादेवी जी के संस्मरण और रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री राम शर्मा के संस्मरण बहुत प्रसिद्ध हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी का संस्मरण बड़े प्रसिद्ध हैं। और आगे चल कर चाहे वो दिनकर हों, अज्ञेय हों, लगभग सभी कवियों ने, सभी लेखकों ने, सभी साहित्यकारों ने संस्मरण लिखे हैं। आज जो हम संस्मरण पढ़ने वाले हैं, उस संस्मरण का स्मरण पात्र और उसे लिखने वाले दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बसंत के अग्रदूत निराला अज्ञेय की एक संस्मरणात्मक कृति है। पहले अज्ञेय के विषय में बात करें। अज्ञेय आप जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी में संभवतः हिंदी के साहित्यकारों में सबसे लंबा नाम उन्हीं का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय बड़े कवि हैं, बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े कहानीकार हैं, बड़े संपादक हैं, बड़े पत्रकार, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा नाम है। वे अच्छे डायरी लेखक हैं, अच्छे संस्मरण लेखक भी हैं, अच्छे निबंधकार भी हैं, अच्छे विचारक हैं और अपने आप में एक संस्था की तरह हैं। हिंदी में जो प्रयोगवादी आंदोलन शुरू हुआ था 1943 में, और जो सप्तक प्रकाशन की परंपरा है, तार सप्तक में दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये सप्तक काव्यों की परंपरा, और आगे चल करके और हिंदी में नई कविता आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन की प्रवर्तक के रूप में, प्रेरक के रूप में अज्ञेय का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अज्ञेय ने जो गद्य लिखा है वो अद्भुत गद्य है। गद्य रचना का अद्भुत रचाव उनकी गद्य रचनाओं में मिलता है। कवि तो बड़े ही हैं, और जिनके विषय में ये लिखा जा रहा है उनका तो कहना ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनमें सबसे जुझारू, सबसे जिजीविषा वाले, सबसे अधिक दीप्तिमान कवि जो हैं, रचनाकार हैं, उस पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और उनकी एक कविता है जो आपने हो सकता है छोटी कक्षा में पढ़ी होगी, पाठ्यक्रम में रही भी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में नवल वसंत, अभी न होगा मेरा। और जब उन्होंने आगे चल के नए कवियों के प्रति कोई उनको संबोधित करते हुए एक कविता लिखी थी अपने रचना काल के, जीवन के उत्तर काल में, जिसमें उन्होंने स्वयं को वसंत का दूत कहा है, मैं ही वसंत का अग्रदूत। तो यहाँ अज्ञेय जी ने निराला जी को याद करते हुए जो शीर्षक दिया है संस्मरण का, वो यही दिया है, बसंत के अग्रदूत निराला। अब चूँकि अज्ञेय हैं, उनका निराला जी से, छायावादी अन्य प्रसाद जी से भी मिले थे वे, तो उन कवियों से थोड़ा संपर्क रहा है। तो ये संस्मरण उन्होंने लिखा है। संस्मरण स्मृति के आधार पर होता है। कोई किसी से आप मिले, किसी के साथ रहे, तो उन स्मृतियों का आधार बना के आप जो लिखते हैं वो संस्मरण की शक्ल में आता है। तो आइए आरंभ करें। निराला जी को स्मरण करते हुए एकाएक शांति प्रिय द्विवेदी याद आ जाए। इसकी पूरी व्यंजना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने इन दोनों महान विभूतियों को प्रत्यक्ष देखा था। शांति प्रिय द्विवेदी उसी दौर के, छायावादी दौर के आलोचक हैं, और उनकी जो प्रभाववादी आलोचना पद्धति है वो खूब चर्चित रही है। हिंदी आलोचना में एक धारा है प्रभाववादी आलोचना की, और शांति प्रिय द्विवेदी हैं इस प्रभाववादी आलोचना की प्रवर्तक है। किसी रचनाकार की रचना से प्रभावित होकर के, और आप उसके दोष दर्शन की अपेक्षा उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके जो उसी में अभिभूत होते हैं, पाठक को अभिभूत करते चलते हैं, वो प्रभाववादी आलोचना का प्रकार होता है।
तो शांति प्रिय द्विवेदी अज्ञेय को याद आ रहे हैं निराला को याद करते हुए। और वे ये भी कहते हैं कि जो इस बात को ठीक ठीक वही समझ पाएगा जो अपनी ज़िंदगी में निराला जी से भी मिला हो और शांति प्रिय द्विवेदी जी से भी मिल चुका हो। यो औरों ने शांतिप्रिय जी का नाम प्राय सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया है, क्योंकि वास्तव में तो वे पंत जी के ही भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था। निराला जी, सुमित्रानंदन पंत और महादेव जी, इन तीनों का संबंध है वो लंबे समय तक इलाहाबाद से रहा है। आजकल इलाहाबाद का नाम बदल दिया, पुराना नाम वापस कर दिया, प्रयागराज। धर्मवीर भारती इलाहाबाद में रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय का संबंध स्वयं इलाहाबाद से रहा है। कई लोग, लक्ष्मीकांत शर्मा वगैरह कई लोग। तो पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था तो देहरी पर ही एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए। सीकिया पहलवान, सीख होती है ना, झाड़ू की सीख होती है, झाड़ू का जो तार होता है, सीकिया पहलवान मतलब बहुत दुबले पतले आदमी, व्यंग्य से कहा है। एक सीकिया पहलवान के दर्शन हो गए जिसने मेरा रास्ता रोकते हुए एक टेढ़ी उंगली मेरी ओर उठाकर पूछा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में बड़ी अनर्गल बातें लिख दी हैं। ये सीकिया पहलवान, जो यूँ अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य बन रहा था, शांतिप्रिय के अभिधा का भूषण था। यानी ये शांतिप्रिय द्विवेदी जी थे जो सीकिया पहलवान नजर आते थे। शांतिप्रिय की अभिधा यानी नाम, शांतिप्रिय की अभिधा का भूषण था। शांतिप्रिय नाम इन पे शोभायित होता था। जिस स्वर में सवाल मुझसे पूछा गया था उससे शांतिप्रियता टपक रही हो ऐसा नहीं था। मुझसे तो ये लग रहा था, आक्रोश टपक रहा था कि आप निराला जैसे बड़े व्यक्तित्व के विषय में कोई उल्टी सीधी बातें कैसे लिख सकते हैं। आवाज़ तो रसिक शिरोमणि की जैसी ही थी, वैसी ही थी। उसमें भी कुछ आक्रामक चिड़चिड़ापन भरकर सवाल मेरी ओर फेंका गया था। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी जी की एक तो आवाज़ ही पहले से कर्कश थी और दूसरा उन्हें वैसे ही नाराज़गी थी स्वर में। मैंने कहा, लेख आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे पास रिपोर्टें आई हैं। और यही समस्या होती है, हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी चीज़ के विषय में अच्छी या बुरी धारणा बना लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन प्राय यही होता है कि हम स्वयं उस चीज़ को अच्छी तरह नहीं जानते, किसी चीज़ को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने उसको अच्छा मान लेना, बुरा मान लेना, ये पूर्वग्रह है। तब लेख आप पढ़ लीजिएगा, तभी बात होगी, कहकर मैं आगे बढ़ गया। शांतिप्रिय जी की युद्धम देही वाली मुद्रा एक कुंठित मुद्रा में बदल गई और वह बाहर चले गए। युद्धम देही वाली मुद्रा प्राचीन काल में परंपरा थी। यदि कोई क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के द्वार पर आके कहा युद्धम देही, जैसे भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते हैं ना, वैसे युद्ध की याचना भी होती थी। और सच्चा क्षत्रिय होता था वह युद्ध की वांछा से आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं लौटाता, वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। तो शांतिप्रिय जी लड़ना चाहते थे अज्ञेय से कि आपने हमारे निराला जी के विषय में उल्टी सीधी बातें कैसे लिख दी। तो अज्ञेय ने कहते हैं कि आपने जब पढ़ा ही नहीं है मेरा लेख, तो पहले लेख पढ़ लीजिए। और शांतिप्रिय जी का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, खिंचा गए। जो रिपोर्टें सही थीं, विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। आज ये मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था, ऐसा अज्ञेय मानते हैं। ये बात 1936 की है, जब विशाल भारती पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूँ चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था, उनकी कविताओं पर उतना नहीं। कविता से तो वे बिल्कुल अछूते थे। यहाँ ये व्यंग्य है कि कविता को तो समझते ही नहीं थे शांतिप्रिय जी, केवल निराला जी के लेखों के विषय में ही उनकी जो आक्रामकता थी। लेकिन उपहास और विडंबना को जो स्वर चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला जी के समर कृतित्व पर के मूल्यांकन पर पड़ता ही था, मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था ही। निराला जी की कविता, ये जो बनारसी दास, ये बहुत लंबा विवाद चला है। बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी के बड़े संपादक थे, रचनाकार भी ठीक ठाक थे, अच्छे रचनाकार थे, गद्य में तो विशेष रूप से। और संस्मरण और रेखाचित्र तो उनके अनूठे हैं। संस्मरण और रेखाचित्रों का इतिहास जब भी लिखा जाएगा या लिखा जा रहा है तो बनारसी दास चतुर्वेदी के बिना वो पूरा नहीं होता। विशाल भारत नाम से एक साहित्यिक पत्र वे उस समय कलकत्ता से प्रकाशित करते थे, उसमें अज्ञेय की रचनाएं भी छपा करती थी।
तो उन्होंने क्या किया, निराला जी ने जो मुक्त छंद का प्रवर्तन किया हिंदी साहित्य में, मुक्त छंद रचनाओं की शुरुआत की, तो एकदम से विरोधी हो गए। बहुत सारे जो पुराने जो परंपरावादी लोग थे वो निराला जी के विरोधी हो गए। तो बनारसीदास चतुर्वेदी जी भी उनमें से प्रमुख थे। तो निराला के विरुद्ध खूब लिखा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, आगे ये स्वीकार कर रहे हैं कि वे निराला जी की कविताओं को समझते नहीं थे। कविताओं का हृदय क्या है, कविताओं की विषय वस्तु क्या है, कविता वास्तव में क्या प्रभाव डालती है, इससे बनारसीदास चतुर्वेदी को कोई लेना देना नहीं था। बस निराला के कुछ लेख पढ़े और उनके विरोधी हो गए। ये एक और जो उग्र हैं, क्या उनका उग्र जी का पूरा नाम क्या है, जो भी है, उग्र के साहित्य को तो वे घासलेटी साहित्य कहा करते थे। उग्र के विरोध में भी खूब लिखा है उन्होंने। तो ये उसी प्रसंग की चर्चा आगे कर रहे हैं। अब यह भी एक रोचक व्यंजना भरा संयोग ही है कि सीकिया पहलवान से पार पाकर मैं भीतर पहुंचा तो वहां निराला जी के साथ साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे, जिनके खिलाफ भी चतुर्वेदी जी एक अभियान चला चुके थे। एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र बैठे थे। अच्छा, ये वही उग्र की चर्चा की ना मैंने। आ गए बाल कृष्ण उग्र, क्या तो नाम था, नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनकी रचनाएं हैं दोजख है, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, खुदाराम, ये उनकी कहानियाँ हैं। उग्र का पूरा नाम इस समय भूल रहा हूँ। बेचन पांडेय बेचन प्रसाद शर्मा उग्र, पांडेय बेचन प्रसाद शर्मा उग्र, ये नाम था उनका। तो उग्र जी वहाँ बैठे थे। उग्र जी के खिलाफ भी बनारसीदास जी लिख रहे थे, अभियान चला रहे थे, और निराला जी के खिलाफ भी चला रहे थे। दोनों ही साहित्य जगत के बड़े प्रतिष्ठित नाम थे। तो दोनों के सामने चौकी पर अध भरे गिलास रखे थे। अब गिलास किस चीज़ के होंगे आप लोग समझ गए होंगे, शराब के थे। और दोनों के हाथों में अध जले सिगरेट थे, सिगरेट पी रहे थे और मदिरा भी साथ साथ चल रही थी। उग्र जी से मिलना पहले भी हो चुका था। मेरे नमस्कार को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए उन्होंने निराला से कहा, ये अज्ञेय हैं। वैसे अज्ञेय शब्द का अर्थ होता है जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसके बारे में जान नहीं सकते। अब अज्ञेय का अज्ञेय नाम क्यों पड़ा, ये बाद का प्रसंग है, ये फिर कभी चर्चा करेंगे, विस्तार वैसे ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। निराला जी से मिलने के लिए अज्ञेय जाते हैं उनके घर पे इलाहाबाद में, तो वहाँ निराला जी बैठे हुए हैं और उग्र बैठे हुए हैं। उग्र से अज्ञेय पहले मिल चुके थे, पहले मुलाकात हो गई थी। तो अज्ञेय जी जो ही दोनों को नमस्कार किया, तो उग्र जी ने नमस्कार स्वीकार किया, यूँ गर्दन झुका के, और निराला जी से परिचय करवाया कि ये अज्ञेय आए हैं। निराला जी ने एक बार सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठ नहीं जा रहा था कि एक बार फिर उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाओ। बैठने पहले कहा बैठो, और जब बैठने लगे फिर कहा सीधे खड़े हो जाओ। मुझे कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला जी भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हो गए। एक बार फिर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे देखा, मानव तोला, और फिर बोले, ठीक है। फिर बैठते हुए उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो मानो स्वगत से स्वर में उन्होंने कहा, स्वगत, जो बात अपने आप से कही जाए उसको स्वगत बोलते हैं। कई बार होता है ना कि हम किसी और को नहीं कह रहे होते, बल्कि स्वयं ही कोई बात कह रहे होते हैं, बड़े बुला रहे होते हैं। तो ऐसे स्वगत स्वर में उन्होंने कहा कि डोल तो रामविलास जैसा ही है। डोल कदकाठी शरीर है, वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हिंदी के बड़े आलोचक समीक्षक रहे हैं, और प्रयोगवादी जो तार सप्तक काव्य पहलाया था उसके कवि भी थे, प्रगतिवादी आलोचक रहे रामविलास जी, और निराला जी के बहुत निकट रहे हैं। निराला जी की जो हिंदी संसार में प्रसिद्ध जीवनी है निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, वह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही लिखी है। तो रामविलास यानी ये कौन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पर उनकी गहरे स्नेह की बात में जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया कि और किसी क्षेत्र में नहीं सही, एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल ही गया है कि मैं कदकाठी या स्वरूप में रामविलास जी से मिलता जुलता हूँ। मैंने यह भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्टें अभी उन तक नहीं पहुँची या पहुँचाई गई हैं। शायद अज्ञेय को लगा कि जो उस लेख के विषय में निराला जी की जो लगभग कुछ विरुद्ध पड़ता था, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया लेख, उसकी रिपोर्टें शायद निराला जी तक अब तक नहीं आई हैं। निराला जी सामान्य शिष्टाचार की बातें करते रहे, क्या करता हूँ, कैसे आना हुआ आदि।
बीच में उग्र जी ने एकाएक गिलास की ओर इशारा करते पूछा, लोगे? मैंने सिर हिला दिया। तो फिर कुछ चिढ़ाते हुए स्वर में बोले, पानी नहीं है, शराब है, शराब। मैंने कहा, समझ गया, लेकिन मैं नहीं लेता। निराला जी के साथ फिर इधर उधर की बातें होती रहीं। कविता की बात ने उठाना मैंने भी श्रेष्ठ कर समझा। थोड़ी देर बाद उग्र जी ने फिर कहा, जानते हो ये क्या है? शराब है, शराब। इस तरह से दोनों के बीच संवाद आरंभ होता है। शेष हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।